Hello students, I hope the day is treating you well. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की थर्ड यूनिट कैलकुलस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कलन। इसमें हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे? तो चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं समाकलन। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। ये आपके लिए न्यू चैप्टर है, लेकिन इसके साथ ही बहुत ही इजी भी चैप्टर है। थोड़े से आपको इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद आपका ये बिल्कुल परफेक्टली इंटीग्रेशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। हमने यहाँ पे कहा है इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन। अब हम कहते हैं कि हमारे पास इसका यूज क्या है। इंटीग्रेशन का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास एरिया है और एरिया को अगर हम छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर कट करें या फिर स्प्लिट करें, तो हम कहते हैं उनका हम इंटीग्रल निकालते हैं और वो हमें देता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़े बड़े एरिया होंगे और उनको हम छोटे एरिया में या सेक्शंस में कन्वर्ट करके उनका इंटीग्रल निकालेंगे। तो अगर मैं कहूं कि इंटीग्रेशन क्या है, तो हमने पढ़ा हुआ था कि डिफरेंशिएशन क्या था? अवकलन, जिसमें हम पढ़ते थे कि डी बाय डी एक्स लगाइए किसी भी फंक्शन के आगे और उसके जो फॉर्मूले थे वो अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंशियल को थोड़ा सा डिफाइन करें, इसके अंदर हमारे पास d बाय डी एक्स का सिंबल था। अगर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब हम किसी भी फंक्शन का क्या कर रहे हैं? डिफरेंशियल कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है और उसके आगे अगर हम d बाय डी एक्स लगाते हैं तो इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं। क्लियर? अब हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन से इसका क्या रिलेशन है। इंटीग्रेशन से इसका रिलेशन है कि ये एग्जैक्टली इसका कन्वर्स प्रोसेस है, मतलब कि एक ऐसा मेथड जो कि डिफरेंशियल का एग्जैक्ट अपोजिट होता है, वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करूं, हम डिफरेंशियल पढ़ के आए हैं, तो एक एग्जांपल इसी के थ्रू लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स की क्यूब। ये फंक्शन का अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या कहेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d बाय डी एक्स मुझे x की क्यूब का निकालना है। क्लियर? अब इसका क्या होगा? हमने पढ़ा था कि अगर d बाय डी एक्स x की पावर n आता है तो इसका क्या होता है? x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1। इसको एग्जैक्टली यहां पर अप्लाई करेंगे। तो n क्या दिया गया है? 3। n 3 है तो सबसे पहले क्या लिखना है? 3। आफ्टर इट x की वैल्यू n माइनस 1, मतलब कि एक पावर कम करनी है। 3 माइनस 1 2, ये आ गया आपके पास। अब हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन जस्ट इसका अपोजिट कन्वर्स प्रोसेस है। अगर ये इसका उल्टा है तो हम क्या कहेंगे कि इंटीग्रेशन का सबसे पहले जो सिंबल है उसको देखते हैं। तो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? इस तरीके का। अगर आप ये किसी भी फंक्शन से पहले लगाते हैं तो इसका मतलब है आप उसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा इसके लिए कन्वर्स प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू मुझे मिली है ये इंटीग्रल से पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 3x स्क्वायर से पहले इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, जो वैल्यू हमारी थी एक्स क्यूब ये आएगी। अभी तक के लिए आप क्या समझ रहे हैं कि अगर मैं 3x स्क्वायर के आगे इंटीग्रल का साइन लगाती हूं तो मेरे पास है x की क्यूब, और यही इनवर्स प्रोसेस है। यहां पर हम d बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 का हम निकाल लेते 3x स्क्वायर, बट यहां पर इसको हम इंटीग्रल के साइड रखें और हमारा आंसर आता है x की क्यूब।
तो आप देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट कन्वर्स है, जो वैल्यू हमें मिली थी उसी का अगर हम इंटीग्रल निकालें तो आपके पास वो वैल्यू आएगी जिसका हम डिफरेंशियल कर रहे थे। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पर बिल्कुल कन्वर्स आपको उल्टा प्रोसेस मिलेगा। क्लियर? तो इंटीग्रेशन आपको क्लियर है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं f(x) फंक्शन है। लेट फंक्शन इज f(x). ये एक फंक्शन है। तो अगर ये एक फंक्शन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम कहेंगे इसके आगे लगाएंगे सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन और इसके आगे कोई भी जो फंक्शन गिवन होगा उसे लिखेंगे, फिर इसके आगे dx लगाएंगे बिकॉज यहां पर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, तो यहां पर भी dx आएगा। क्लियर? अब हम कहते हैं इक्वल्स टू क्या होगा, अब कोई ना कोई रिजल्ट हमें मिलेगा, उसको हम कैपिटल ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस कोई भी वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी, इसको हम आगे समझेंगे। अभी हम कहते हैं कि इंटीग्रल f(x) dx इक्वल्स टू, हमें जो भी रिजल्ट मिला उसे हमने कंसीडर कर लिया f(x) से। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? एंड देन इसको क्या पढ़ेंगे, कैपिटल f(x) को हम कहेंगे इंटीग्रल, या फिर जो भी रिजल्टेंट होगा वो आप क्या कहेंगे, उसको हम कह सकते हैं दूसरा नाम प्रिमिटिव इंटीग्रल। एक और नाम है, थर्ड इज एंटी डेरिवेटिव। अब आपके पास ये तीन नाम है, इंटीग्रल समाकलन, प्रिमिटिव इंटीग्रल, इसको क्या कहेंगे पूर्वक, तो यहां पर आप इसे पूर्वक के नाम से जानेंगे। एंड एंटी डेरिवेटिव, इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे प्रति अवकलज, प्रति अवकलज। अब यहां पर देखिए, इंटीग्रल को समाकलन, प्रिमिटिव इंटीग्रल को पूर्वक एंड एंटी डेरिवेटिव को प्रति अवकलज, ये तीन नाम है जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटीग्रल के भी क्या हो गए, ये तीन नाम हो गए। आप इसे शॉर्ट में इंटीग्रल कह सकते हैं इंटीग्रेशन को, सेकंड इज प्रिमिटिव इंटीग्रल एंड थर्ड इज एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव क्या है, जस्ट अपोजिट हमने कर दिया कि जो भी डेरिवेटिव था उसका हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। क्लियर? अब इसके बाद हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन दो तरीके से आप इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, तो यहां पर इंटीग्रल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं समाकलन, इसको आप दो तरीके से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एंड सेकेंड इज indefinite इंटीग्रल। अब देखिए, डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल, इन दोनों में क्या होता है, तो सबसे पहले कहेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात। इनडेफिनिट इंटीग्रल में अगर हम समझे तो हमारे पास लिमिट्स नहीं होती, जैसे कि हमारे पास एक कोई भी फंक्शन के आगे हमने लगाया इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को हम कहेंगे कि हमारे पास जो भी फंक्शन था हम उसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर हम कोई बाउंडेशन नहीं रख रहे कि हमारा जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। अगर हम वैल्यूज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कि एक रेंज नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास इस वैल्यू से इस वैल्यू तक x की वैल्यू लाई करेंगी, इसका मतलब हम इनडेफिनिट की बात कर रहे हैं, मतलब कि जिसके अंदर
हमारे पास रेंज नहीं है, लिमिट्स नहीं है, तो वहां पर हम कहते हैं इनडेफिनिट की बात, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स से। क्लियर? अगर हम कहें डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स होती हैं, जैसे कि अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स। तो यहां पर अगर हम कहें कि हैज अपर एंड लोअर लिमिट्स, देखिए अपर और लोअर वर्ड्स क्या हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले लगाया इंटीग्रल का साइन, फिर लगाएंगे फंक्शन और उसके बाद dx। क्लियर? तो कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर अपर और लोअर जो लिमिट्स की हमने वर्ड्स यूज करे हैं वो है कि हम कहने लगे जो a की x की वैल्यू है वो सबसे लोअर जो है a है और सबसे हाइयर पे b है। मतलब लोअर और अपर वैल्यू क्या हो गई, a टू b। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी भी इंटीग्रल को इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर रेंज दे देते हैं तो इसका मतलब है हम उसका इंटीग्रल जो निकाले एक डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं, मतलब कि एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलेगी। यहां से जो भी वैल्यू मिलती है कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। क्लियर? अब हम कहते हैं कि इन दोनों में हमने फर्स्ट डिफरेंस तो ये देखा कि फर्स्ट में इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर हमारे पास कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं होती, एंड सेकंड हमने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर देखा कि लिमिट्स होती हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात करते हैं कि जो भी आपका फंक्शन का रिजल्ट आएगा, इंटीग्रल करने के बाद फंक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू c ऐड करते हैं। इसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू c क्या है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन, मतलब कि समाकलन का नियतांक है। यहां पर ये c क्यों है, c क्यों है, ये क्वेश्चन आता है कि यहां पर हम इस c का क्या करेंगे। जैसे कि इसका हमारे पास आंसर आया इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स। अब हमने कहा था कि कैपिटल एफ एक्स अगर इसकी वैल्यू है तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं c को, और c है कांस्टेंट इंटीग्रेशन। ये c क्या है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इससे पहले यहां पर अगर बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हम c को ऐड नहीं करते हैं, तो जो भी आपका रिजल्ट होगा इसका वो ओनली f ऑफ x होगा। यहां पर c को ऐड नहीं करना है। यहां पर हम क्यों नहीं c को ऐड करते हैं, बिकॉज आप कहेंगे कि हमारे पास एक लिमिट है, एक रेंज है जो x को लाई करती है, मतलब x लाई करता है उस रेंज के अंदर, और अगर x लाई कर रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसके लिए अपर और लोअर लिमिट्स लगाने के बाद। लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर ना हमारे पास कोई लिमिट है और ना ही हमारे पास कोई रेंज है कि जिससे हम x की वैल्यू को कंसीडर कर सके कि यहां से यहां तक की वैल्यूज होंगी। इसलिए हम जो ये c कांस्टेंट इंटीग्रेशन है उसी वैल्यूज के लिए लगाते हैं। एक एग्जांपल से इन दोनों को क्लियर करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं ये c का क्या कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल, सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए मैं ले रही हूं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सिंपल सा हमने एक फंक्शन लिया है एक्स स्क्वायर। इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि अगर मैं डी बाय डी एक्स स्क्वायर का फाइंड करती हूँ, डेरिवेटिव फाइंड करूंगी, तो हमारे पास x की पावर n लगेगा, और x की पावर n क्या होता है, n इट इज 2, x की पावर n माइनस 1, x की पावर 1, 2x वैल्यू दी। यहां से x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x स्क्वायर। अब यहीं पर हम एक और फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो d बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका निकालिए। क्या कहेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर का करेंगे, आफ्टर दैट 2 का करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, सेम 2x होगा, बट एक कांस्टेंट वैल्यू का क्या होगा, 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2x।
अब हमने देखा कि दोनों से 2x वैल्यू आ रही है, एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। तो fx का फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 100। अब एक्स स्क्वायर में कुछ भी ऐड कीजिए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो d बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल्स टू 2x, और 100 का क्या होगा 0, तो आपके पास है 2x। अब हमने क्या देखा कि जब हम एक्स स्क्वायर का करते हैं तो भी 2x आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का करते हैं तो भी 2x आती है वैल्यू, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 100 की भी 2x वैल्यू है। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन में अगर इसे कन्वर्ट करें तो इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, 2x लिखेंगे जो रिजल्टेंट है, इक्वल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहां पर dx। क्लियर? अब यहां पर कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल 2x dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगेन इंटीग्रल 2x dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 100। अब आप ये क्लियर रखें कि ये dx कहां से आ रहा है, बिकॉज आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि ये dx हम कहां से लेके आ रहे हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो d बाई डी एक्स में जो dx है इधर ले जाइए, 2x dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि dx कहां से आ रहा है, बिकॉज इतने छोटे कंफ्यूजन आपको नहीं रखने हैं। इसके बाद हम कह रहे हैं जब हम इंटीग्रल निकालते हैं 2x का, तो एक वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एक वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड दूसरी आपकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 100। तो ये जो हर वैल्यू अलग हमें मिल रही है, ये क्यों मिल रही है? हमारे पास तो 2x dx का ही इंटीग्रल हमें फाइंड करना है, लेकिन वैल्यूज हर केस के लिए अलग है। इसका मतलब क्या है कि हम ये नहीं कंसिडर कर सकते कि कौन सी वैल्यू हमारा आंसर है, और इसी चीज के लिए हम ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे 2 हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, कुछ भी हो आपके पास, इन कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम जोड़ते हैं अपना c। तो हम कह सकते हैं इंटीग्रल 2x dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो रहेगा, और साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है उसको हम कह देंगे c। c इज द कांस्टेंट इंटीग्रेशन। तो यहां पर हमने फिक्स कर दिया कि एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस c। अब c चाहे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम डिफरेंशियल करते थे तो उसमें हम कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल क्या करते हैं, 0, और लेकिन हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे कि यहां पर ये रिमेंबर पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि अगर हम इंटीग्रल कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लें और उसका कर दें इंटीग्रल, तो हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं c है, तो c dx करेंगे, तो आप कहेंगे कि हमारा जो डिफरेंशियल था वो तो 0 आता था, राइट? अगर हम d बाय डी एक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते थे तो उसका हम 0 करते हैं, बट यहां पर भी इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा कि अगर हमें c dx कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रल निकालना है तो आप कहेंगे x। ये क्लियर रखना है आपको कि यहां पर भी अगर डिफरेंशियल में 0 वैल्यू है तो आपकी इंटीग्रल में x वैल्यू होगी, बिकॉज आप कहेंगे कि हमारे पास अगर इंटीग्रल 1 dx है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, भाई हमारे पास 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का आप क्या कहेंगे, ये भी आंसर देगा x। क्लियर? तो कांस्टेंट वैल्यू का ऑलवेज आपको x वैल्यू रखनी है, जो भी फंक्शन का वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वो आएगा। अगर हम यहाँ y लेते तो y लिखेंगे, z लेंगे तो z लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो पॉइंट था ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं उसमें हम थोड़ी सी क्लैरिटी और करें, तो हम कहेंगे कि जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इनडेफिनिट इंटीग्रल को हम कैसे शो करते हैं, एक इंटीग्रल फंक्शन लेते हैं dx इक्वल्स टू जो भी हमारी वैल्यू आएगी प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। ये पूरा एक प्रोसेस है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल का।
यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट्स नहीं है तो आपके पास फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स आते हैं। मतलब कि एक्स स्क्वायर का जब हमने फंक्शन किया, 2x का जब हमने फंक्शन किया, तो आपके पास अलग अलग वैल्यूज देखने के लिए मिली। वहीं से हमें पता चलता है कि अगर एक ही इंटीग्रल का फंक्शन का इंटीग्रल करने पर हमें अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं, तो इसका मतलब वो फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है वो शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ इंटीग्रल। जो हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 100 एंड एक्स स्क्वायर, ये फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन है। मतलब कि यहाँ पर इनके सेम कर्व बनेंगे, हमारे पास सिर्फ क्या होगा, सेम कर्व बनेंगे और हमारे पास क्या होगा, फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब वैल्यू सेम रहेगी, एक ही उसके होंगे, 2x ही देंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हमारे पास एक इंटीग्रल है, फंक्शन है और dx है। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x, और हमारे पास एक वैल्यू मिलती है, बट यहाँ पर हम c को ऐड नहीं करते। राइट, इतना हम समझ चुके हैं। इसके बाद ये रिप्रेजेंट क्या करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट आ नंबर या फिर कांस्टेंट वैल्यू। आपके पास यहाँ पर a टू b कोई लिमिट होगी और यहाँ पर इसका इंटीग्रल करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो डेफिनेटली कांस्टेंट वैल्यू होगी या फिर एक नंबर होगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखेंगे, उससे पहले हमने इंटीग्रल को क्लियर किया, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल को भी क्लियर कर लिया। हम कहते हैं कि हमारे पास इंटीग्रल है तो कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल क्या है, तो वही पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, समाकलन के गुणधर्म। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) और इसका मुझे इंटीग्रल निकालना है, तो इंटीग्रल का साइन लगाएंगे dx और हमें वैल्यू मिलेगी f(x). क्लियर, ये फर्स्ट रूल है कि कोई भी इंटीग्रल करना है तो हम इस प्रोसेस के थ्रू करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि अगर मेरे पास एक k वैल्यू है, k क्या है यहाँ पर, रियल कांस्टेंट, रियल नंबर कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, अगर मेरे पास रियल नंबर कांस्टेंट k है और अगर मैं इसको फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करूं और तब इंटीग्रल निकालूं, तो इसके आगे लगाएंगे इंटीग्रल का साइन dx। यहां पर रिजल्ट क्या होगा, मतलब कि f(x) dx का इंटीग्रल क्या होगा, आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बाहर आ जाएगी, इंटीग्रल ऑफ f(x) dx होगा। बिकॉज इंटीग्रल उसी टर्म का होगा जो रिस्पेक्टेड होगी x के या जो भी वेरिएबल है। क्लियर, अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ k है, जैसे कि k1 f(1x) प्लस k2 f(2x) प्लस k3 f(x). इसी तरीके से मेरे पास n k है, इसके लिए इंटीग्रल क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं कि इसके लिए इंटीग्रल क्या होगा। इसमें हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं
और भले ही हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर रही है तो उसमें हम इंडिविजुअल इसका इंटीग्रल कर सकते हैं। जैसे कि k1 को बाहर लेंगे, इंटीग्रल लगाएंगे f1x dx। इसी तरीके से यहाँ पर k2 को हम बाहर लेंगे, इंटीग्रल लगाएंगे fx dx, ये 2 ये 1, प्लस k3 को बाहर लेंगे, इंटीग्रल लगाएंगे f3 of x dx। एंड ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जितनी टर्म्स होगी। तो हमारी टर्म्स है n, तो kn बाहर रहेगा, इंटीग्रल fn ऑफ x इक्वल्स टू, यही आपकी वैल्यूज होंगी। क्लियर है? यहाँ पर हमने इंडिविजुअल अलग अलग जो टर्म्स थी उनका हमने इंटीग्रल निकाल दिया। अब हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। अब अगर इंटीग्रल है तो इंटीग्रल में हम प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट और ऐड भी होंगे। तो उसी से रिलेटेड है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, टू फंक्शंस है, फर्स्ट इज fx एंड सेकेंड इज gx। ये दो फंक्शंस हैं, इन दो फंक्शंस को मुझे ऐड करना है तो मैं क्या कहूंगी fx प्लस gx। और अगर मुझे ये ऐड करने हैं और इसका इंटीग्रल निकालना हो तो मैं इंटीग्रल का साइन लगाऊंगी और dx लिखूंगी। तो ये क्या होगा? अगर प्लस का साइन है, अभी हमने क्या देखा था, अगर प्लस के साइन है तो इंडिविजुअल हो सकता है, तो यहां पर क्या कहेंगे, इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन ऑफ dx प्लस सेकेंड के लिए इंटीग्रल g ऑफ x dx। क्लियर है आपको? एंड देन इसी के अंदर अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट के लिए हम कहेंगे fx प्लस माइनस के g ऑफ x dx के लिए इंटीग्रल इक्वल्स टू इंटीग्रल f ऑफ x dx, और जो भी यहाँ साइन गिवन होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो प्लस का केस आपने समझा, आपने माइनस का केस समझा। अब ये जितने भी प्रॉपर्टीज थी इनको बहुत अच्छे से याद रखिए, बिकॉज ये आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करेंगे। तो चलिए इनसे रिलेटेड देखते हैं, इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज जो आपको बहुत याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूले का एक चार्ट आपको दिख रहा है कि फर्स्ट हमारा है समाकलन का फॉर्मूला x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखिए इंटीग्रल का साइन लगाया, x की पावर n का किया, तो क्या दिया इन्होंने रिजल्ट में, x की पावर n प्लस 1, मतलब टर्म एक प्लस हो गई। अपॉन में जो टर्म प्लस करके आई उसको नीचे डिवाइड करेंगे n प्लस 1, और जो भी वैल्यू होगी उसमें c ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि ये जो इंटीग्रल है वो हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल है, और इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम एक कांस्टेंट वैल्यू c को ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x की पावर n का निकालने पर इंटीग्रल ये आता है, तो इसका मतलब कि अगर हम d बाय dx 1 अपॉन n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 का करते तो वैल्यू क्या आती, हमारे पास इसकी वैल्यू आती x की पावर n। क्यों? क्योंकि आप करके देख लीजिए, आप क्या कहेंगे, ये वाली टर्म को लेंगे बाहर, यहां पर लगाएंगे x की पावर n प्लस 1 का फॉर्मूला, क्या होगा भाई, ये वाले टर्म हमारी बाहर रही और इसमें हमने x की पावर n का फॉर्मूला लगाया तो n प्लस 1 x की पावर n माइनस 1, तो यहां पर आ गया ये, तो ये इससे कैंसिल और आपकी वैल्यू आ गई x की पावर n। तो d बाई डी एक्स 1 अपॉन n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू x की पावर n था, इसलिए हमने इंटीग्रल में उसको लिखा है। क्लियर? तो दोनों ही कितने इजी हैं, एक याद होगा दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको। यहां पर देखिए सेकंड है इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स। ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट वैल्यू का हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं तो वही वेरिएबल हमारी वैल्यू होती है। अगर आप इसमें कहेंगे कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी प्लस सी, बिकॉज जब जब ये हमें इनडेफिनिट इंटीग्रल मिलेगा तब तब हम इस कांस्टेंट इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट cos x dx को देखिए, इसका इंटीग्रल क्या है, sin x प्लस सी। तो ये आपको याद होगा कि d बाय डी एक्स साइन एक्स
क्या करते थे आप भाई, साइन एक्स को डायरेक्ट लिख देते हम कि कॉस एक्स होता है। यहां पर भी सेम प्रोसेस किया है कि अगर मैं इंटीग्रल का साइन लगाऊं कॉस एक्स dx लिखूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर? तो ये देखिए, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, इन तीनों में आपने देखा कि कैसे कन्वर्सली प्रोपोर्शनल कन्वर्सली रिलेशन होता है। थर्ड के बाद हम देखते हैं फोर्थ, हम देखते हैं कि इंटीग्रल साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर मैं इसको डिस्कस करूं आपके साथ तो हम कहेंगे कि हमारे पास d बाय डी एक्स अगर cos x होता है तो हम क्या लिखते थे, माइनस के साइन एक्स। क्लियर है? माइनस के साइन एक्स लिखते थे। तो अगर मैं माइनस को इधर लेके आऊं तो d बाय डी एक्स माइनस के cos x इक्वल्स टू साइन एक्स। ये भी तो क्लियर है, ये भी करेक्ट है, हमारा ये वाला भी पोर्शन करेक्ट है, ये वाला भी पार्ट करेक्ट है। इसका मतलब अगर इंटीग्रल करें इसका तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। क्लियर? जो कि हमें दिखाई गई है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस की cos x प्लस सी। सी आपका ऑलवेज रहेगा। क्लियर? अब हम देखते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू 10x। यहां पर हम क्या देखते हैं कि अगर मैं इंटीग्रल डिफरेंशियल करती d बाय डी एक्स, आपको याद होगा 10x का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। ये हम सब याद करके बैठे हुए हैं कि 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, 10x। तो इसका मतलब इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू 10x। क्लियर? अब इसके बाद देखिए cos स्क्वायर एक्स dx का भी क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स, बिकॉज वहां पर हमने क्या पढ़ा था, d बाय डी एक्स कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस के cos स्क्वायर एक्स। वही हमारा कन्वर्सली हमारा चेंज है यहाँ पर। sec x tan x dx का क्या है इंटीग्रल, sec x प्लस c। इसका मतलब वहां पर क्या था, d बाय डी एक्स, sec x का आपको याद था sec x tan x, और उसी को हमने यहाँ पर रिवर्स किया है। अब ये 1 बाय 1 आपके cos x cot x dx भी क्या हो गया, इंटीग्रल माइनस cos x x प्लस सी। इसी तरीके से e की पावर x dx, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए वहां पर यहाँ पर कोई चेंज नहीं है e की पावर x में। अगर हम d बाय डी एक्स e की पावर x करते थे तो ऑलवेज रिजल्ट में हमें e की पावर x मिलता था। ये सबसे इजी हमारा डिफरेंशिएट था। अगर हम इंटीग्रल की बात करें तो भी हमारा e की पावर x ही रिजल्ट मिल रहा है। मतलब आप देखिए कि दोनों में ही कंडीशन सेम है, बस यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यूज जुड़ सकती हैं। क्लियर? एंड देन 1 बाय x dx का इंटीग्रल log x प्लस c। क्लियर? अब हम इन सब को 1 बाय 1 करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटीग्रल आपके फॉर्मूले हैं जिसमें से आपको दिया गया है a की पावर x dx इक्वल्स टू a की पावर x अपॉन log a। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर अगर d बाय डी एक्स आपको गिवन होता a की पावर x अपॉन log a इक्वल्स टू क्या होता था, हमारे पास है a की पावर x, तो इसी का कन्वर्स किया है। इसका कन्वर्स क्या है कि अगर इंटीग्रल ax dx इक्वल्स टू ax अपॉन log a प्लस c। क्लियर? सेकेंड देखिए, अगर हमने याद किया था डिफरेंशियल में d बाय डी एक्स साइन इनवर्स x, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जब आपने पढ़े थे वहां पर डिफरेंशियल करना सीखा था। क्या होता था कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका इंटीग्रल में चेंज करूं तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के आपको जब जब टर्म्स मिलेंगी तो आपको याद रखना है ये है साइन इनवर्स x का फॉर्मूला प्लस c। इसी तरीके से cos का, cos में क्या होता है कि हमारे पास माइनस में आ जाएगी वैल्यू, वहां पर क्या थी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को इधर लेके गए माइनस के cos इनवर्स x। अब यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला था, सेक इनवर्स एक्स का आपको याद होगा फॉर्मूला, जब हम इसका d बाय डी एक्स निकालते हैं तो हमारे पास मिलता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1,
और अगर इसका हम इंटीग्रल निकालते हैं तो सेक इनवर्स एक्स मिलेगा। सेम प्रोसेस कॉस इनवर्स एक्स में, कॉस इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला था, बट इंटीग्रल निकालने पर दोनों कन्वर्स और माइनस का साइन यहाँ ले लिया। यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स एक्स का क्या था, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, क्या था इसका डिफरेंशियल, हम कहते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था। अब अगर ये था तो हमारा इंटीग्रल में क्या हो गया, रिवर्स प्रोसेस हो गया, एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इधर, और इधर आ गया आपका टेन इनवर्स x प्लस सी। अब इधर देखिए कॉट में भी सेम प्रोसेस, एंड देन 10x का इंटीग्रल करते हैं log sec x प्लस सी आता है। वहां पर क्या था कि d बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स का आपका 10x था। यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, log sec x को माइनस log cos x, बिकॉज आप sec x को जानते हैं 1/cos x। cot x को क्या लिखेंगे, log sin x प्लस सी। अगर आपने ये सारे फॉर्मूले याद कर लिए तो इंटीग्रल में बहुत इजी आपको हेल्प मिलेगी कि आपके इजीली सारे फॉर्मूले लगते चले जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है बिकॉज इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस होगी तो सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे, अगर नहीं है तो बहुत हार्ड लगेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए और फोकस करके देखिए कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2। क्या करना है, हमें प्रति अवकलज निकालना है। इसका मतलब क्या था, प्रति अवकलज का मतलब है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको हम मान लेते हैं एक फंक्शन y, ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे इंटीग्रल का साइन y dx, डायरेक्ट इसको लिखते हैं x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 dx। क्लियर, बिकॉज y dx लिखेंगे, y की वैल्यू ये पुट करेंगे एंड dx। इसके बाद क्या कहेंगे कि अगर प्लस में है तो इंडिविजुअल कर सकते हैं, इसको टर्म्स को पहले लिख लेंगे 1/2 dx प्लस इंटीग्रल x की पावर माइनस के 1/2 dx। इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, x की पावर n का फॉर्मूला। अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास इंटीग्रल x की पावर n dx होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर 1/2 है, n की वैल्यू क्या है 1/2 इस केस के लिए, यहाँ पर माइनस 1/2 है। तो अकॉर्डिंग टू 1/2 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन, यहां से क्या वैल्यू आ गई 2 प्लस 1 3/2। सेम प्रोसेस प्लस यहां पर आप कहेंगे x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन आपकी वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर, इसके बाद इंटीग्रल करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ेंगे। इसको क्लियर करें कि x की पावर 3/2, और अगर 3/2 को ऊपर लाएंगे तो 2/3 प्लस यहाँ पर 2x की पावर 1/2 प्लस c। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा आंसर हमारा इस ऑप्शंस में करेक्ट है। 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस c, तो आपका c ऑप्शन करेक्ट है, तो c आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास इंटीग्रल करना है f e की पावर 3x प्लस 1 dx। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म को अलग करेंगे 4 e की पावर 3x dx और सेकेंड टर्म 1 dx। यहां पर ये जो 4 है एज अ k है, k इज द रियल कांस्टेंट वैल्यू, तो 4 को हम लिखेंगे बाहर, इंटीग्रल का साइन लगाएंगे 3x dx प्लस यहाँ पर आपकी जो 1 dx है वो क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू के लिए x, बिकॉज आपका विद रिस्पेक्ट टू x है। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है कि e की पावर 3x, अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास इंटीग्रल e की पावर x dx आता है तो हम लिखते हैं e की पावर x। क्लियर, यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे कि e की पावर x के लिए हमारे पास है 3,
3x पावर देन 3x और 3 का फिर से होगा। तो हम उसमें क्या करते थे, अगर हम कहने लगे कि इंटीग्रल e की पावर nx dx है, भाई तो कोई टर्म्स हो सकती है यहाँ पर, उसके लिए हम कहेंगे e की पावर nx तो रहेगा, बट जो n है इसका अगेन होगा, और n का जब अगेन होगा तो ये वैल्यू जाएगी नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 है ये नीचे आएगा, 3 इंटू 1 प्लस एक्स। अब आपके पास वैल्यू है 4/3 e की पावर 3x प्लस एक्स प्लस सी, और यही आपका है आंसर। क्लियर हुआ? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको दिए गए हो इंटीग्रल के अंदर, तो उसके भी हमने अभी फॉर्मूले डिस्कस किए थे। sec x है, sec x प्लस 10x है, dx है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x और इसका होल dx। अब हम अलग अलग करेंगे। थर्ड स्टेप है sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल sec x 10x dx। sec स्क्वायर x dx का आपको करना है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx क्या होता है 10x। इसी के साथ एक और फॉर्मूला, इंटीग्रल sec x 10x, इंटीग्रल sec x 10x dx का क्या होगा sec x, देन इसको अप्लाई करेंगे तो आपका sec स्क्वायर x dx का क्या फॉर्मूला है 10x प्लस इसका आपका फॉर्मूला है sec x और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू, और यही आपका होगा आंसर। आप देख रहे हो इन सब में हमें फॉर्मूले याद है तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इसलिए बहुत प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।